हेलो एवरीवन। सो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डायमेंशंस हम लोगों ने देखे थे कि डायमेंशन एनालिसिस में हमको कौन कौन से पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। हम लोगों को बेसिकली 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं जिसपे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? आज हम लोग देखने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग एप्लीकेशन पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो नोट्स थे, मैंने जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं वो नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। ठीक है, आप ग्रुप में चेक कर सकते हो कि मैंने उसका लिंक भेज दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप उसको फिर से लिख सकते हो एक बार। ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल में आपको नोट्स दिया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसको आपको फॉलो करना है। अब देखो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है, तो इसमें आपको 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन पे बेस्ड आपको 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो है बच्चों, ये आपको कन्वर्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है यह है कन्वर्शन ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट। तो बच्चों याद है, हम लोग पढ़े हैं कि मान लो किसी सिस्टम में किसी भी चीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक उसका यूनिट होता है ना। जैसे मान लो हम बोलते हैं 2 मीटर, तो 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो है आपका बच्चों, ये आपका यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट। तो किसी भी सिस्टम में जब हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर करेंगे, तो एक आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आएगा यूनिट। अब जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये है कि N1U1 बराबर होता है क्या? N2U2। ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द यूनिट, this is the numerical value in second system of unit and this is the unit in second system of unit। ठीक है, तो ये हमें अप्लाई करना है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? चलो, तो देखो मान लो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कन्वर्ट 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, टू एसआई सिस्टम। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये बच्चों सीजीएस सिस्टम में है। किसमें है? सीजीएस सिस्टम। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप कर लो कन्वर्ट, देखते हैं कि आपको कुछ याद भी है या नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू N1U1 डिवाइडेड बाय U2 बोल सकते हैं ना। N1U1 डिवाइडेड बाय U2। अब देखो बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? N1U1 आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया N1 और ये आपका हो गया U1। क्या हो गया? U1। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर टू द पावर -2। पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर टू द पावर -2, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, देखो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मतलब एसआई सिस्टम में U2 को हम क्या लिखेंगे?
तो देखो जहां पे ग्राम है उसके जगह आपको केजी लिखना है। क्या लिखना है? केजी, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो मास होता है वो क्या होता है? केजी होता है। समझ हमारी बात? और सेंटीमीटर की जगह मीटर, मीटर टू दी पावर -2। तो यहां पर देखो जो पावर्स है, यूनिट का जो पावर्स है वो आपका सेम रहता है। जैसे मास का जो पावर होगा वो 1 है तो यहां पर भी 1 लिख दिए, यहां पर लेंथ का पावर -2 है तो यहां पर मीटर का भी पावर -2 लिख दिए। क्लियर है? अब आपको क्या करना है बच्चों कि देखो 0.5 ये आपका हो गया ग्राम बाई केजी। आप एक काम करो कि केजी को ग्राम में बदल दो या फिर ग्राम को केजी में बदल दो, मर्जी आपकी। आप किसी को भी एक ही सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ग्राम को आप केजी में लिख दो या फिर केजी को ग्राम में लिख दो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं देखो ग्राम बाई केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। मैंने ऐसे लिख दिया। इनटू ये आपका सेंटीमीटर है बच्चों, और मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, इसका होल का पावर -2। तो देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू ये आ गया 1000 इंटू 1/1000, और ये 100 टू दी पावर -2 है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये 3 जीरो खत्म, तो ये आपके पास आ गया 5। क्या आ गया? 5। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। मैं बोलता हूं कि कन्वर्ट 5 जूल पर मीटर स्क्वायर, 5 जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू डाइन 5 जूल इंटू आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 5 जूल पर मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सिंपली हम लोग फिर से करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, तो आप बोलोगे कि N1 इज इक्वल टू N2U2 डिवाइडेड बाय U1, है ना। तो देखो बच्चों ये जो है ये आपका मान लो N2U2 है। क्या है? दिस इज N2, दिस इज U2, है ना, और ये आपका हो गया U1। क्या हो गया? U1। दिस इज इन SI सिस्टम, दिस इज इन CGS सिस्टम। क्या है? CGS सिस्टम। ठीक है, तो आप N2U2 क्या लिखोगे? 5 जूल। अब देखो जूल जो है, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल को आप लिखते हो एनर्जी की है, तो जूल को आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन मीटर, और न्यूटन को लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है जूल का। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पर 5 केजी पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, 5 केजी पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय U1। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, तो केजी के जगह हम लोग क्या रखेंगे? ग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे? ग्राम। और सेकेंड जो होगा वो सेकेंड ही रहेगा, h टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देखो केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, तो 5 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और 5000 ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इन आर्ग पर सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू इन आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि 5 जूल पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मान लो 5 जूल है, तो जूल को अगर हम लोग अर्ग में कन्वर्ट करते हैं ना, जूल को हम लोग अर्ग में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 टू द पावर 7। और मीटर स्क्वायर है, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें 10 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे में मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4। तो यहां से भी कट करके आपका 5000 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 5000 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो, इसी में आपको और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। आपको बोल रहा है कि कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी टू अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, लेंथ जो है ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम जो है बच्चों ये आपको दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, ये आपका सिस्टम 2 है, सिस्टम 2 है। क्लियर है? तो देखो यहां पर एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये 1 जूल है, ये आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई सिस्टम, जिसमें एनर्जी जो है वो 1 जूल है। और ये जो है हमारा सेकेंड सिस्टम है, ये जो है ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। इस सिस्टम में क्या है कि मास की जो यूनिट है वो हम लोग ले लेंगे 100 ग्राम, लेंथ की जो यूनिट है बच्चों वो हम लोग ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट ले लेंगे 5 सेकेंड। क्या ले लेंगे? 5 सेकेंड। समझ में आ रही बात? अब देखो 1 जूल को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखते हैं। जूल को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, मतलब N2 इज इक्वल टू N1U1 बाई U2 लिख सकते हैं, है ना? तो देखो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 आपका क्या है? 1, क्योंकि 1 जूल ले रहे हैं ना, 1 जूल ले रहे हैं, तो N1 आपका क्या हो गया? यहां पर ये जो 1 जूल है ये आपका 1 जो है वो N1 हो गया। और जूल को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा मास का जो 1 यूनिट मास है वो हम ले रहे हैं 100 ग्राम। ठीक है, तो जहां पर केजी है उसके नीचे हमको लिखना है 100 ग्राम। क्या लिखेंगे? 100 ग्राम लिख दिए यहां पर, क्योंकि यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? 100 ग्राम है। जहां पर मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ जो है, उसमें हम लोग 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम लोग 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए। और जहां पर सेकेंड है वहां पर 5 सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड का पावर -2, ऐसे हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रही बात? अब देखो बच्चों अगेन केजी मीटर सेकेंड, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो N2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? आप देखो 1 केजी को लिख सकते हो 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इंटू मीटर को आप क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, और इस पूरे का पावर 2 लिख देंगे। यहां पर बच्चों सेकेंड तो सेकेंड ही है, और नीचे में 5 सेकेंड है, इसका पावर -2 लिख दिए। तो देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो भाई क्या बच गया? ये आ गया 10, यहां पर बच गया 100, और यहां पर ये देखो 5 टू दी पावर -2 है भाई, ऊपर जाएगा तो 5 स्क्वायर बन जाएगा क्या? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 25,000। क्या बन जाएगा? 25,000। समझ में आ रही बात? 25,000 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई। तो ऐसे कौन सा भी आपको सिस्टम डिफाइन कर दे, है ना, आपको इसी प्रोसीड्योर से चलना है।
समझ में हमारी बात? चलो नेक्स्ट जो है आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लो कि आपको बोल रहा है कन्वर्ट 10 न्यूटन into a system of unit where unit of mass ये बच्चों आपको दे रखा है 2 kg। कितना दे रखा है? यूनिट ऑफ मास 2 kg। ठीक है, आपको यूनिट ऑफ लेंथ ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। एंड यूनिट ऑफ टाइम ये आपको दे रखा है 1/10 सेकेंड। क्या दे रखा है? 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो आपको 10 न्यूटन को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो जैसा हम लोग बस एक ही प्रोसीड्योर है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करेंगे। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करेंगे। तो भाई आप बोलोगे कि N2 इज इक्वल टू सर N1U1 बाय U2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, है ना? तो जल्दी से वीडियो पॉज करके, यार मेरा वेट नहीं करना है कि सर कब सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपसे होना चाहिए। समझ मारी बात? तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करेगा। ठीक है, सबको ईमानदारी से खुद के लिए पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो N2 जो है इसको हम क्या लिखेंगे? तो N1U1 बोले तो 10 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन? न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और U2, अब देखो यहां पर केजी है, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में केजी का यूनिट, मास का यूनिट क्या है? 2 केजी है। तो हम लोग यहां पर 2 केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 केजी लिखेंगे। ठीक है, लेंथ यहां पर मीटर के जगह क्या है भाई? तो मीटर के जगह यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और सेकेंड टाइम का यूनिट है 1/10 सेकेंड, तो 1/10 सेकेंड का पावर -2, पावर सेम रहेगा। यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ऊपर में जो पावर है नीचे में भी वही पावर्स रहेगा। पावर will be same in any system of unit, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाओ, पावर जो है, मास का पावर, लेंथ का पावर, टाइम का पावर, वो सेम रहेगा आपका। समझ में आ रही बात? तो अब बच्चों देखो यहां पर से केजी से केजी कन्वर्ट हो गया। यहां पर मीटर को आप क्या करो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 सेंटीमीटर हो गया। इधर आपका हो जाएगा सेकेंड बाय 1/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा ना ये वाला, और s टू द पावर -2। तो ये खत्म सेकेंड टू सेकेंड, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ये 5 दूना 10 से 10 खत्म, और क्या रह गया? 100 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये भी खत्म, मतलब 1 आ गया भाई। मतलब सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 10 न्यूटन बोले तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, न्यूटन को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आप अपना जो भी मन है वो नाम रख सकते हो। क्लियर है? चलो अब बच्चों सेकेंड जो हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि टू derive a relation, ठीक है, derive any relation। तो मान लो हमको किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे भी बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है,
जैसे मान लो आपको बोल रहा है हाँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग वाटर बबल, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग वाटर बबल डिपेंड्स ऑन प्रेशर P, डेंसिटी स्मॉल d एंड एनर्जी E, डेराइव फॉर्मूला। अब देखो भैया यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग वाटर बबल इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर P, डेंसिटी D एंड एनर्जी E। तो आपको फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट थिंग कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अब प्रेशर का पावर कितना होगा इस पे हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि प्रेशर टू द पावर अल्फा के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी टू द पावर बीटा के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, और एनर्जी को हम लोग ई से लिख देंगे, ई टू द पावर गामा के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है, हम लोग मान लिए, ठीक है। तो आप देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे ना, तो T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू पी टू दी पावर अल्फा इंटू डी टू दी पावर बीटा और ई टू दी पावर गामा के बराबर होगा। अब भैया पिछले क्लास में मैंने बोला था कि अगर ये इक्वेशन सही है तो इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपका बराबर होना चाहिए, यही हम लोग जानते हैं, बस क्लियर कट बात, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड बोले तो टाइम क्या, बिल्कुल, तो उसका तो डायमेंशन टी हो जाएगा। तो इधर आपका डायमेंशन हो गया टी, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पिछले क्लास में मैंने बोला है कि कांस्टेंट जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नाउ कम्स टू द प्रेशर बच्चों। प्रेशर आपका क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो जाएगा ml t टू द पावर -2, ये आपको याद रखना है, ml t टू द मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का l t टू द पावर -2, तो ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। कोई चीज याद नहीं रखना है, आपको एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़े हो वो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि इसका एक्सप्रेशन आखिर क्या होता है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये अगर आप याद रखे हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? तो प्रेशर को हमने लिख दिया ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और इसका पावर हो जाएगा अल्फा। अब देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास को हम लोग लिखते हैं केजी में, मतलब मास, और वॉल्यूम को लिखेंगे L टू द पावर 3, तो ml टू द पावर -3, ml टू द पावर -3 का पावर बीटा। और बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपका एनर्जी है। एनर्जी जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे वर्क डन और एनर्जी दोनों को सेम ही मेजर करते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का हो जाएगा ml t टू द पावर -2 इंटू लेंथ, मतलब ml स्क्वायर t टू द पावर -2, ml स्क्वायर t टू द पावर -2, इसका पावर गामा, ठीक है। ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, ये डेंसिटी वेंसिटी का लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख दिए। अब देखो यहां पर ये T हो गया, ये कांस्टेंट K हो गया, मास मास मास, इसमें मास टू द पावर अल्फा, मास टू द पावर बीटा, मास टू द पावर गामा। तो हम लिखेंगे m टू द पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेंथ का क्या हो जाएगा? लेंथ में देखो माइनस अल्फा है, यहां पर -3 बीटा है,
और यहां पर 2 गामा है, तो माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा एंड प्लस 2 गामा। और टाइम क्या होगा बच्चों, यहां पर t टू द पावर -2 है, ठीक है, ये -2 है, ये -2 है, तो t टू द पावर -2 अल्फा, यहां पर तो कोई टाइम वाइम है नहीं, और यहां पर t टू द पावर -2 गामा है ना। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। दूसरा स्टेप है कि इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए, उसका पावर्स जो है वो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर इधर तो मास ही नहीं दिख रहा है, लेंथ ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ टाइम दिख रहा है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, घबराने की बात नहीं है, इसको आप लिखोगे m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 इंटू टाइम, ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। तो देखो यहां पर आपका ये वाली जो क्वांटिटी है वो m का पावर 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास इक्वेशन बनता है बच्चों कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, मतलब माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा दैट शुड ऑल्सो बी 0। और बच्चों यहां पर 1 है t टू द पावर 1, और ये वाली वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब -2 अल्फा माइनस 2 गामा शुड बी इक्वल टू 1। तो देखो यहां से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दोगे, -2 गामा इज इक्वल टू 1, तो यहां से उधर लेकर के भेज दोगे तो एक चीज आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 आ गया माइनस का, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ गामा, माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ गामा। अब देखो इसी तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, इसी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करने की जिम्मेवारी अब आपकी होती है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, चलो 3 इक्वेशन 3 अननोन। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 3 अल्फा। हम इसको क्या कर रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो बीटा बीटा कट जाएगा 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 गामा माइनस अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 इंटू -1/2 माइनस गामा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 2 गामा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 0। तो 3 गामा हो गया ये, और वहां पर -1, तो 3 गामा इज इक्वल टू 1, मतलब गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 बच्चों। अगर गामा आ जाएगा तो आप अल्फा निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। अल्फा जो है वो है -1/2 माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू आ गई 1/3, तो यहां पर लिखेंगे 1/3। एलसीएम ले लो 6, यहां पर आ जाएगा -3, यहां पर आ जाएगा -2, -5/6 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आप इनमें से कोई सा भी एक इक्वेशन पकड़ो, उसमें आप अल्फा और गामा की वैल्यू पुट करो तो आपको बीटा दे देगा, तो यहां पर अल्फा और गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से लिखोगे -5/6 प्लस बीटा, और गामा की वैल्यू है 1/3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा 5/6 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो तो यहां पर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 3/6, बोले तो 1/2। तो बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई 1/2, अल्फा ऑलरेडी आपने निकाल रखा है और गामा भी आपने निकाल रखा है। तो आप बोलोगे कि प्रेशर, तो बच्चों देखो यहां पर जो रिलेशन हमारे पास आया उसमें टाइम पीरियड जो है वो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, लेकिन भैया यहां पर हम कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतला सकते, यहां पर हम कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतला सकते। तो यह डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता ना।
तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। समझ हमारी बात? तो यहां पर हम लोग एक चीज मालूम रखना है कि रिलेशन मतलब डिपेंडेंसी तो निकाल सकते हैं कि प्रेशर टू द पावर कितना पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी टू द पावर कितना पे डिपेंड करेगा, ई टू द पावर कितना पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते। समझ हमारी बात? चलो अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे मान लो बोल रहा है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities, find dimensions of energy, ठीक है? तो बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज में ला रहे हैं, बोलते हैं, तो आपको एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। तो एनर्जी की डायमेंशन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में निकालना है? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि क्या हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल सेट्स ऑफ क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटीज के हेल्प से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। हम फोर्स को वेलोसिटी और टाइम का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते, वेलोसिटी को फोर्स एंड टाइम का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते, टाइम को फोर्स और वेलोसिटी का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट कैन एंटर इनटू द सेट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आ रही बात? तो हम बोलेंगे कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर अल्फा, वेलोसिटी टू द पावर बीटा एंड टाइम टू द पावर गामा। ठीक है? तो बच्चों एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिखेंगे m इंटू एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये आपका एनर्जी हो गया। दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml टी टू द पावर -2, इसका पावर अल्फा। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एल टी टू द पावर -1, क्या होता है? एल टी टू द पावर -1 टू द पावर बीटा, और टाइम जो होता है वो टी होता है, तो टी टू द पावर गामा हो गया। समझ में आई बात? तो आप देखो यहां पर लिखोगे एम एल स्क्वायर, वो पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, उतना ज्यादा लंबा नहीं होता, आप फास्ट करोगे हो जाएगा जल्दी से। यहां पर देखो मास सिर्फ अल्फा में है, तो मास अल्फा, एल यहां पर अल्फा है, एल यहां पर बीटा है, तो एल टू द पावर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। और टाइम टू द पावर -2 अल्फा माइनस बीटा, और यहां पर गामा भी है तो प्लस गामा, ये हमने लिख दिया। हर एक डायमेंशंस की पावर्स को हम लोग ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है? अब देखो अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी डायमेंशन और उसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां पर देखो हम डायरेक्टली बोलेंगे बच्चों m टू द पावर 1 है और m टू द पावर अल्फा है, तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट जो है ये अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। अल्फा 1 है तो बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 1 बोले तो 1। अब गामा निकालना है तो आप बोलोगे -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि इधर -2 है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे -2। अब देखो ये भी 1 ये भी 1, तो -2 - 1 प्लस गामा इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो गामा की वैल्यू आ गई 1। मतलब तीनों की वैल्यू 1 1 1 आई, अल्फा बीटा गामा तीनों 1 है। मतलब एनर्जी जो है वो सम कांस्टेंट इंटू फोर्स टू द पावर 1 और क्या था? वेलोसिटी टू द पावर 1 इंटू टाइम टू द पावर 1।
तो हर एक का जो डायमेंशनल है यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। समझ में आई बात? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो फोर्स टू द पावर 1, वेलोसिटी टू द पावर 1, टाइम टू द पावर 1 आ गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि इफ प्रेशर P, वेलोसिटी V and time are taken as base quantity, find dimension of फोर्स की आपको डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इस बार हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या लिया है? प्रेशर लिया है, वेलोसिटी लिया है एंड टाइम लिया है। तो हम बोलेंगे बच्चों हमारा जो स्टेटमेंट है वो वहीं से स्टार्ट होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो, तो मैं बोलूंगा कि फोर्स जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर अल्फा, वेलोसिटी टू द पावर बीटा एंड टाइम टू द पावर गामा। इसको हम लोग टाइम बोल देते हैं, टी टू द पावर गामा। फोर्स को हम लोग लिखते हैं ml t टू द पावर -2 इज इक्वल टू डायमेंशन सम कांस्टेंट इनटू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्या लिखोगे बच्चों? फोर्स बाय एरिया, तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 हो जाता है। ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 का पावर अल्फा। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? तो l t टू द पावर -1 टू द पावर बीटा और t टू द पावर गामा। ठीक है, m l t टू द पावर -2 इसका डायमेंशन जो होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा। m तो एक ही है, तो m टू द पावर अल्फा, यहां पर l टू द पावर माइनस अल्फा है और यहां पर l टू द पावर बीटा है, तो l टू द पावर माइनस अल्फा और प्लस बीटा, और यहां पर t टू द पावर -2 अल्फा और माइनस बीटा प्लस गामा, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पर m टू द पावर 1 है और यहां पर अल्फा है, तो आप क्लियर कट बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। यहां पर l टू द पावर 1 है और यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो हम लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। देखो अल्फा की वैल्यू 1 है ना, तो यहां पर -1 रखेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 बोले तो 2। अब देखो बच्चों यहां पर t टू द पावर -2 है और यहां पर है -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, तो हम लिखेंगे -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा आपने रख दिया 1, यहां पर 1 रख देंगे तो -2 हो जाएगा। बीटा के जगह क्या रखेंगे 2, तो ये भी -2 हो जाएगा, प्लस गामा इज इक्वल टू -2, तो ये -2 खत्म और गामा जो आ जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टू द पावर अल्फा। अल्फा क्या है भैया? अल्फा है 1, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1। फिर वेलोसिटी टू द पावर बीटा, तो वेलोसिटी में क्या लाए हैं तो 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। और टाइम टू द पावर गामा, तो टाइम का अभी निकाले हैं, ये भी आपका 2, तो यहां पर भी हमारा 2 आ जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम। समझ में आई बात? तो आप जल्दी जल्दी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कल मैंने जो असाइनमेंट भेजा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आज एक और असाइनमेंट भेजेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन,
ठीक है इक्वेशन। तो बच्चों कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, कोई भी इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब उसके हर एक टर्म्स का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा। जैसे कल हम लोगों ने देखा था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो s का डायमेंशन, यूटी का डायमेंशन और एटी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो जैसे मान लो हम बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन करेक्ट कब होगा? जब इसकी डायमेंशन जो है ये आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है क्या, एम एल टी टू द पावर -2। मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? तो मास का लिखोगे m और एक्सेलरेशन का लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एल टी टू द पावर -2। तो ये दोनों बराबर हैं, है ना? तो ये भी इक्वेशन करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लो कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब एक तरफ का एलएचएस का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, आरएचएस का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रही बात? इनकरेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लो कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मास, एम इज द मास। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और m जो है वो मास है। स्प्रिंग से हम लोग मास लटकाते हैं ना, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसी का इक्वेशन दे रखा है। तो एलएचएस में जो डायमेंशन है बच्चों वो आपका टाइम पीरियड का डायमेंशन है, दैट इज टी ही आ जाएगा। समझ में आ रही बात? टाइम पीरियड का डायमेंशन टी हो जाएगा। आरएचएस बोले तो ये वाला साइड, इसमें ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ के टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय मास टू द पावर 1/2। के क्या होता है बच्चों? के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो भैया यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो हम बोलते हैं कि फोर्स जो होता है वो के एक्स फोर्स होता है। अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो एल लेंथ की या एक्स लेंथ से, तो फोर्स लगाता है के इंटू एक्स, एक्स इज द इलोंगेशन। तो के को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स बाय एक्स, मतलब एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एक्स का एल हो जाएगा। एल एल कट गया, एम टी टू द पावर -2 आ गया बेटा। तो k का जो आएगा वो आएगा m टू द पावर 1/2 t टू द पावर -2/2 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 1/2। तो देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये भी आपका -1 हो गया। m l t टू द पावर -1/2। तो बच्चों यहां पर आपका आ गया t टू द पावर -1। तो आरएचएस जो है, आरएचएस ये आपका आ गया t टू द पावर -1 आ गया। तो देखो एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू एलएचएस। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये आपका इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि इधर की डायमेंशन और इधर की जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर आरएचएस और एलएचएस की डायमेंशन अलग अलग आई, तो ये इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है। एक्चुअल फॉर्मूला में क्या होता है? तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। क्या होता है? m बाई के। आप देख सकते हो एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं अंडर रूट m बाई के होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो ये चीज आपका बहुत काम की चीज है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप डायमेंशनली उसको इनकरेक्ट कर सकते हो और ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक ही जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वो वाला भी ट्रिक हम लोग अपना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो ये तो हम लोग डायमेंशनली करेक्ट चेक कर लिए। अब जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो mv² के बराबर है। क्या है? mv² के बराबर है। किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv² है। तो हम पहली बात तो ये बोलते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया LHS जो होता है वो होता है ml2 t टू द पावर -2 एनर्जी है ना, और RHS जो होगा
वो हो जाएगा मास इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बोले तो एल टी माइनस 1 टू द पावर 2, तो ये भी एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर हाफ रहना चाहिए ना, है ना। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा। बट दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलेंगे, इनकरेक्ट। तो कोई भी इक्वेशन बच्चों तभी करेक्ट होगा जब वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो और मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। समझ मारी बात। अगर दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट हुआ तो ओवरऑल वो इनकरेक्ट कहलाएगा, है ना। जैसे एक्सप्रेशन में यहां पर हाफ नहीं है ना, इसलिए ये ओवरऑल इनकरेक्ट होगा। ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। समझ मारी बात। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है बच्चों, अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो स्टेट में इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो अगर वो मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली भी करेक्ट है, करेक्ट, तब वो बोलेंगे कि इक्वेशन इज ओवरऑल करेक्ट, ओवरऑल करेक्ट, ठीक है। अगर वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट, तो इक्वेशन जो है वो ओवरऑल इनकरेक्ट कहलाएगा, ओवरऑल इनकरेक्ट कहलाएगा। तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट होने के लिए उसको डायमेंशनली भी करेक्ट होना पड़ेगा और मैथमेटिकली भी करेक्ट होना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलो अब देखो, ये आपका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो बहुत बार आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। जैसे डायमेंशन ऑफ dx बाई dt, इसकी डायमेंशन पूछ देगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये आपको पूछ देगा। डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल वी डी टी, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल एफ डी टी, ऐसे आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है उसको हम हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। बाकी जो भी क्वांटिटीज रह जाएगा उसी की डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो ये जो डी बाई डी टी है ये आपका ऑपरेटर है, तो इसको हम हटा देंगे। तो दिस विल बी डायमेंशन ऑफ एक्स बाई टी, मतलब एल टी टू दी पावर माइनस वन, एल टी टू दी पावर माइनस वन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें डी स्क्वायर डी ये आपका ऑपरेटर है ना। तो इसको हम हटा देंगे, तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स बाई टी स्क्वायर। एक्स हो गया लेंथ और टी हो गया टाइम, तो एल टी टू दी पावर माइनस टू, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ भाई बात। यहां पर देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में ये जो है v और d, ये आपका क्या है, v, ये इंटीग्रल साइन और d ये आपका ऑपरेटर है, तो हम इसको हटा देंगे। तो दैट विल बी डायमेंशन ऑफ v इंटू टी। v का होता है बच्चों l टी टू दी पावर माइनस वन और t का t होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू l। क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो इंटीग्रल v dt आपको डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो आपका लेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्स इंटीग्रल टाइम, फोर्स इंटीग्रल टाइम। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स dt, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो। यहां पर ऑपरेटर क्या है बेटा, तो ऑपरेटर आपका ये d को लेकर के, ये इंटीग्रल साइन को लेकर के, ये आपका ऑपरेटर हो गया। तो दिस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा f इंटू टी। फोर्स का क्या होता है, ml टी टू दी पावर माइनस टू और t का t,
तो ये हो जाएगा आपका ml t टू दी पावर -1, ml t टू दी पावर -1। एफ डी टी जो है ये आपको चेंज इन मोमेंटम दे देगा। क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स दे देगा। तो इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का एक्सप्रेशन यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एल टी टू पावर -1। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला का कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैंने आपको नोट्स में दे रखा है। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है बच्चों, ड्रॉबैक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि मान लो कोई एक क्वांटिटी है, वो 3 क्वांटिटी से रिलेशन में है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स का रिलेशन हम लोगों ने प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी पे निकाला था, ठीक है। तो 3 क्वांटिटी तक तो हम रिलेशन ला सकते हैं, लेकिन 4 क्वांटिटी या 4 से ज्यादा क्वांटिटी रहेगा तो उसके लिए हम लोग रिलेशन नहीं ला सकते। मैक्सिमम 3 क्वांटिटी तक के लिए रिलेशन हम लोग ला सकते हैं। 3 क्वांटिटी पे अगर कोई डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए रिलेशन ला सकते हैं, उससे ज्यादा क्वांटिटी के लिए रिलेशन नहीं ला सकते। जैसे हम बोल सकते हैं कि इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वेलोसिटी, एनर्जी और कुछ लिख देते हैं इंपल्स, ठीक है। तो यहां पर 4 क्वांटिटी पे डिपेंड हो गया। देन फाइंड द रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि 3 क्वांटिटी से ज्यादा हम लोग रिलेशन नहीं ला सकते। इस केस में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हथियार डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों 3 क्वांटिटी तक है तो रिलेशन ला सकते हैं, उससे ज्यादा में हम नहीं ला सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है किसी भी इक्वेशन की एग्जैक्ट हम लोग इक्वेशन डेराइव नहीं कर सकते, बस हम लोग डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं कि इसका कितना पावर से डिपेंड कर रहा है, उसका कितना पावर से डिपेंड कर सकता है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो वी कांट डेराइव द एग्जैक्ट इक्वेशन, है ना, कांट टेल अबाउट कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट हम लोग नहीं बोल सकते, कांस्टेंट की फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट रिलेशन हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। दिस इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक क्या बच्चों? जैसे मान लो मल्टीपल टर्म्स वाला इक्वेशन है, जैसे मान लो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें ऐड हो रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ऐसा रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? जब भी हम लोग मल्टीपल टर्म वाली इक्वेशन हो जाएगी तो वैसी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से वी कांट फाइंड आउट द इक्वेशन हैविंग मल्टीपल टर्म्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो है बच्चों, और बतलाओ ड्रॉबैक ऑफ दिस वन, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कुछ ड्रॉबैक है? ओके तो बच्चों एक ड्रॉबैक ये है, रह गया है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो कांट डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर और वेक्टर्स। तो हम ये नहीं बतला सकते कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो ये आपका ड्रॉबैक्स हो गया जिसपे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलो ये सब चीज आपके नोट्स में है, आप वहां पर से देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया में अगर किसी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो है वो यूनिटलेस है, क्या है? यूनिटलेस है, तो वो पक्का डायमेंशनलेस होगा। ऑल क्वांटिटी विच आर यूनिटलेस आर मस्ट बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी के कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो वो यूनिटलेस भी हो। जैसे एंगल जो है उसके पास यूनिट तो है लेकिन वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। सो ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी
क्वांटिटी मस्ट बी, क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। जैसे बच्चों एंगल जो है इसका यूनिट तो होता है, एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, समझ में आई बात। तो एंगल की यूनिट तो होती है लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब the volume of a cube in meter cube is equal to the surface area of cube in meter square. The volume of the cube is, the volume of cube is, और बच्चों आपको ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट इज 64 मीटर क्यूब, सेकेंड इज 216 मीटर क्यूब, 512 मीटर क्यूब, एंड फोर्थ इज 195 मीटर क्यूब, 195 मीटर क्यूब। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर होगी। तो मान लो एक क्यूब है, इसकी साइड लेंथ ए एंड ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होगा? ये ए स्क्वायर है ना, तो 6 टाइम ए स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब का 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ए की वैल्यू आ गई 6। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे 6 का क्यूब, ए क्यूब बोले तो 6 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, मतलब 36 6 36 18 2 21, तो 216 मीटर क्यूब, 216 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हर एक क्वेश्चन को जो है वो टच किए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। तो और 2 क्लास जो है वो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लस एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का, और आपका 3 दिन में यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।